हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी फंडा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर दैट इज़ सेल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये जो चैप्टर है वो 12th बोर्ड्स के लिए भी सफिशिएंट है और नीट एग्ज़ाम के लिए भी सफिशिएंट है। जो उसमें कंटेंट हम देने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा है, हाई लेवल का है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए ठीक है, ये नीट वगैरह एग्ज़ाम के लिए भी प्रॉपर पूरा सफिशिएंट कंटेंट है। इसमें कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में से आउट ऑफ भी दे रखी है मैंने, क्योंकि जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, चैप्टर का नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। पहले से भी हम देखते आए हैं कि 9th क्लास में भी हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, उसमें भी देखा था कि सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अभी यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। सपोज आपको एक बिल्डिंग बनानी है ना। आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई कॉलेज बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कुछ भी बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? आप एक छोटी सी ईंट लेंगे, है ना। वही ईंट से ही लेंगे ना। जो बेसिक चीज़ रहेगी, पहले तो ईंट लेंगे, फिर उसमें सीमेंट लगा के दूसरी ईंट को ज्वाइन करेंगे, है ना। उसी वे में तीसरी ईंट को ज्वाइन करेंगे। ऐसे करते करते हम एक वॉल बना देंगे, एक दीवार बना देंगे। वही जो रूम बनता है वो चारों तरफ की वॉल बनेगी, तभी तो पूरा रूम बनेगा ना। फिर इधर भी अपना प्रॉपर दीवार खड़ी कर देंगे, इधर भी कर देंगे। और एक अपना रूम बना दिया हमने, है ना। नीचे का हमने फ्लोर बना दिया, उसके ऊपर हम एक और बना देंगे, फिर एक और बना देंगे। तो ऐसे करके आपकी पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। लेकिन जो आपका बेसिक चीज़ रहेगी, जो बेसिक यूनिट रहेगी, वो क्या रहेगी? आपकी ईंट। पूरी आपकी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ईंट से। अगर ईंट होती तो क्या आपका पूरा फ्लोर या पूरा बिल्डिंग बन पाता? नहीं बन पाता। तो बेसिक चीज़ क्या रही? आपकी ईंट। उसी वे में आपकी पूरी बॉडी है ना। एनिमल हो, एनिमल में चलिए हम ह्यूमंस की बात करते हैं। वी ऑल आर एनिमल्स, सभी को पता है हमें बायोलॉजी लैंग्वेज में। तो हमारी जो पूरी बॉडी है, जो उसकी बेसिक यूनिट है, वो क्या है? हमारी सेल। कहने का मतलब है, जैसे एक ईंट से पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही हमारी सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। अब कैसे बनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एक छोटी सी सेल, ठीक है। ये होती है हमारी एक छोटी सी सेल। अब सेल को हमने क्या बोला? बेसिक यूनिट। क्यों बोला बेसिक यूनिट? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक सेल से ही बनी हुई है। फिर सेल से बनता है हमारा टिश्यू। सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू होती है जब काफी सारी सेल्स आपस में ग्रुप बना लेती है, ठीक है। तो टिश्यू क्या है हमारा? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। फिर टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन जैसा आपका लीवर हो गया या कोई से भी ऑर्गन हो गया, है ना। ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम। जब काफी सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर एक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो पर जो हमारी बेसिक यूनिट क्या है, वो अभी भी हमारी सेल है। क्योंकि जो पूरी बॉडी बनी है, हमारी पूरी प्रॉपर जो बॉडी बनी है, वो बनी है सब चीज़ से। उसमें ऑर्गन भी है, उसमें टिश्यू भी है, लेकिन जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? आपकी सेल से हुई है। इसी की वजह से सेल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, सेल को एज ए यूनिट ऑफ लाइफ बोल देते हैं। समझ में आ गया कि सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? अब देखिए, जैसे कि हमने बोला है कि सेल से आपकी पूरी बॉडी बनी है, क्या सेल से भी कोई नीचे कोई छोटी चीज़ होगी? बताइए। जब सेल को हमने एक यूनिट मान लिया है, लाइफ का सबसे छोटी यूनिट है हमारी, और उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है, लेकिन क्या सेल से भी कोई छोटी चीज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती होगी? उसका कोई अस्तित्व होगा? नहीं होगा। इसलिए आपके एक लाइन लिखी गई है बुक में, एनीथिंग लेस देन सेल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो भी एनीथिंग, कुछ भी चीज़ लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उससे कम होता है,
डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अकेला अस्तित्व नहीं होता, है ना। भाई ये एक बेसिक यूनिट है सेल। अब इस सेल से छोटा क्या ही होगा, सेल तो एक बेसिक यूनिट है, उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो इससे छोटी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसलिए सेल से कम चीज़ कुछ उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आपका? एक्सेप्शन है इसमें वायरस, ठीक है। इसकी डिटेल हम आगे वाले चैप्टर्स में अच्छे से डील करेंगे। अब डील करेंगे वो बात तो ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी। आने वाले चैप्टर्स में वैसे इसका कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी देखिए, जो आपका वायरस है उसमें बताया कि जो आपका वायरस है ना ही वो सेलुलर है, वो पूरा सेल का स्ट्रक्चर नहीं है आपका, और ना ही वो एसेलुलर है, ठीक है। वो लिविंग के अंदर भी नहीं आता, नॉन लिविंग के अंदर भी नहीं आता। तो अभी बस इतना समझ लीजिए आप वायरस के बारे में, आगे को हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, जितने भी है एनिमल्स, प्लांट, सब कुछ सेल से बने होते हैं, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अब सेल्स तो काफ़ी सारी है ना। हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी कितनी सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। मल्टीपल सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर। तो अ, कुछ चीज़ें, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनी होती है, ठीक है। वो उसके अंदर एक ही सेल्स होती है, और वो सारे, वो जो सिंगल सेल है ना, सपोज ये सिंगल सेल है हमारे ना, तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। ऐसे नहीं कि ये सिंगल सेल है तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ये जिसके अंदर मल्टी सेलुलर सेल होगी, जिसके अंदर मल्टीपल सेल होगी, वही फंक्शन परफॉर्म करेगी, ऐसी बात नहीं है। तो उस हिसाब से हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर। सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर वो होती है जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दूं मैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके। और मल्टी सेलुलर क्या मतलब है? जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हम ही है ह्यूमंस। हमारे अंदर कितने सारे सेल्स हैं, और बने भी मल्टीपल सेल्स हैं, है ना। भाई एक सेल से थोड़ी ना बनी है, दो सेल से तो आगे को प्रोसेस होता है ना। पापा से स्पर्म आया, मम्मा से ओवा आया, आपस में फ्यूज़ किया, फिर काफ़ी सारी सेल्स बने, है ना। जायगोट, एम्ब्रियो, सारे डेवलपमेंट जो है ये हमारे होते हैं, फिर ऐसे करके हमारी पूरी बॉडी बनती है ना। तो मल्टी सेलुलर में आ गया हमारे ह्यूमन। ह्यूमन के बाद प्लांट्स, प्लांट्स भी मल्टीपल सेल से बनते हैं। अब आपने बोल दिया कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बनी हो और मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल से है, जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल लेके समझा दूँ मैं आपको इसमें मल्टी सेलुलर में। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी मल्टीपल सेल्स है, और हम उन्हीं की वजह से अपना सारे फंक्शन कर पाते हैं। पर जो यूनिसेलुलर है उसका क्या केस है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सेल से कम स्ट्रक्चर होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता, पर यूनिसेलुलर में भी तो पूरा सेल है ना, तो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा? हाँ करेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, शोज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल बेशक है, उसका अस्तित्व रहेगा और वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसे नहीं कि सिंगल सेल ही है तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, अगर एक सिंगल सेल से भी आधा स्ट्रक्चर हो, अगर कंप्लीट सेल नहीं हो, तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वायरस को छोड़ के। बाकी अगर कोई कंप्लीट सेल भी है ना और वो सिंगल भी है, तो वो अपने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है, और वो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म्स
और एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, है ना। अगर सेल से कोई छोटा चीज होगा तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर में आ गया हमारा अमीबा बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर में आ गया हमारे ह्यूमन प्लांट्स। यूनिसेलुलर होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और परफॉर्म करते हैं सारे एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब हम डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि किस किसने कौन कौन से सेल्स को डिस्कवर किया, कैसे किया, कौन कौन हमारे साइंटिस्ट थे, किसने क्या थ्योरी दी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो आइए हम डिस्कवरीज के बारे में आ गए हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो हम इसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस किसने सेल्स के बारे में क्या डिस्कवरीज की और उनकी क्या क्या सेल थ्योरी थी। ठीक है, तो पहला जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो रॉबर्ट हुक आते हैं। ठीक है, इन्होंने 1665 में फर्स्ट नॉन लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी। देखो दो क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट नॉन लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड की थी, आप रॉबर्ट हुक बोलेंगे। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, आप एंटोन वॉन ल्यूनहुइक बोलेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक और ली वैन हुइक में अंतर आ जाता है। रॉबर्ट हुक ने हमारी नॉन लिविंग करी थी और इन्होंने हमारी लिविंग की थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी फर्स्ट नॉन लिविंग सेल, डेड सेल डिस्कवर की थी, और इन्होंने कॉइन दिया था टर्म सेल। ठीक है, अब इन्होंने नॉन लिविंग कैसे दी थी, एक ओक ट्री होता है, ठीक है, उसमें जो बार्क ऑफ ट्री है, पेड़ का ये होता है, ट्री का ये छला टाइप में होता है ना। तो छला उन्होंने लिया, इसमें से पूरी छाल टाइप में होती है, उनकी आउटर मोस्ट लेयर ली। आउटर मोस्ट लेयर को कॉर्क बोलते हैं। तो उन्होंने कॉर्क देखा माइक्रोस्कोप से, अपना जो माइक्रोस्कोप था उनके पास, उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि स्मॉल स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट थे, इस तरह से छोटे छोटे, जैसे आपको इसके अंदर बॉक्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ही स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट थे। तो उन्हीं को उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है, तो पूछा क्या जाएगा, यही पूछा जाएगा ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया, नॉन लिविंग सेल डिस्कवर की थी। आप इतने ही याद रखिए चलेगा 1665 में। फिर आता है हमारे दूसरे साइंटिस्ट एंटोन वॉन ने। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी 1674 में। ठीक है, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, एंटोन वॉन ने। और हमारी नॉन लिविंग किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, है ना। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रीन एल्गी को ऑब्जर्व किया था पोन वाटर में। ठीक है, जो कि स्पायरो वगैरह है। अभी अगर आप इसमें याद ज़्यादा ना कर पाओ तो बस इतना ही कीजिए कि एंटोन वॉन ने लिविंग सेल डिस्कवर की थी। ठीक है, 1674 में। तो अभी तक हमने दो साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया, रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ने। रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग की थी, बस आप इतना याद रखिए, और एंटोन वॉन ने लिविंग की थी डिस्कवरी। ठीक है, फिर आते हैं हमारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने हमारी न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, 1831 में। 9th क्लास में आपने सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको न्यूक्लियस के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी मैं न्यूक्लियस के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये सेल है, सपोज ये आपका सेल है, तो ये हमारी यहाँ न्यूक्लियस होती है, ये इधर इधर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो सेल की बाहर की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अभी आगे को आपको ओवरव्यू में एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आपको, है ना। फिर आता है हमारा जर्मन बोटेनिस्ट स्क्लेडेन था ये। ठीक है, इन्होंने, ये एक बोटेनिस्ट थे। अब इन्होंने, ये देखो बोटेनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की हुई। जूलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, और बोटेनिस्ट होते हैं वो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। अब इन्होंने प्लांट के ऊपर एग्जामिनेशन किया अपना, और देखो इसमें लिखा भी है एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। इन्होंने प्लांट के ऊपर अपना एग्जामिनेशन किया, और उन्होंने क्या सोचा, क्या उनका कंक्लूजन था, उनका ये था कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल।
जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं, और सेल से क्या, सेल से आगे को क्या चलता है, हमारा टिश्यू चलता है ना, वो हमने पहले से ही पढ़ रखा है। तो उन्होंने एक लाइन यही दी थी बस कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं, जो कि फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट, जो फिर टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। भाई सेल होगी तो सेल से अगली स्टेज तो हमारी टिश्यू ही है, तो उन्होंने कोई ऐसी कोई अलग स्पेशल बात नहीं बोली थी, बस उन्होंने प्लांट के ऊपर बोली थी कि प्लांट अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं और वही हमारे आगे को टिश्यू बनाते हैं। अब फिर आए हमारे श्वान। श्वान भी जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब श्वान जूलॉजिस्ट थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी की होगी, है ना। उन्होंने सॉरी, प्लांट के ऊपर नहीं, एनिमल के ऊपर स्टडी की होगी, क्योंकि जूलॉजिस्ट एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, है ना। और बोटेनिस्ट प्लांट्स के ऊपर। जब भी आपके सब्जेक्ट भी दो है, बॉटनी जिसमें आप प्लांट से डील करते हैं, जूलॉजी जिसमें आप एनिमल से डील करते हैं, है ना। तो इन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर काफ़ी सारा अपना एक्सपेरिमेंट किया, पर उन्होंने सिर्फ एनिमल सेल्स के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने एक दो लाइन हमारे प्लांट सेल्स के बारे में बताई थी। जो हमारे ये बोटेनिस्ट थे, बोटेनिस्ट साहब ने सिर्फ प्लांट के बारे में बताया, पर हमारे जो श्वान जी थे ये काफ़ी, आप समझ लीजिए, इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने प्लांट के बारे में बताया और एनिमल्स के बारे में भी बताया, हालांकि जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में बोला कि उनके पास एक यूनिक कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। मतलब जो सेल वॉल होती है ना प्लांट के ऊपर, ये उनका यूनिक कैरेक्टर है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? एनिमल सेल्स के बाहर आउटर, और दूसरी लाइन क्या बोली उन्होंने, एनिमल सेल्स है जो उनकी जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाई जाती है, ठीक है। उन्होंने ये दो लाइन बोली। अब कहने का क्या मतलब है, देखो सपोज हमारे ये क्या है, हमारे ये हमारा एनिमल सेल है, AC से डिनोट कर दिया हमने, और ये हमारे क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमने PC से डिनोट कर दिया। अब जो एनिमल सेल्स की जो बाहर की लेयर होती है ना, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में भी होती है, पर प्लांट सेल में एक और लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपकी एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोल देते हैं, जबकि सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। तो ये प्लांट सेल का सेल वॉल एक यूनिक फीचर्स हो गया। अगर हम एनिमल और प्लांट सेल को कंपेयर करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल में एक यूनिक फीचर्स हो गया आपका, है ना। क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो उन्होंने पहली लाइन यही बोली कि प्लांट सेल में यूनिक कैरेक्टर है, एक यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। और हम आपको पता है कि एनिमल सेल्स की जो बाहर की लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो शॉन ने दो लाइन बोली और उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दी, ठीक है, सारा हाइपोथेसिस भी दी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपोथेसिस सेल ने किसने दी, शॉन ने दी, स्क्लेडेन ने दी, या मतलब चारों आपके साइंटिस्ट के ऑप्शन आ जाते हैं, आपको टिक करना होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। अब उन्होंने क्या दी, जो बॉडीज होती है एनिमल और प्लांट सेल की, वो सॉरी, जो बॉडीज होती है एनिमल और प्लांट्स की, वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बनी हुई होती है, ठीक है। बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी प्लांट है, तो उनकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इन्होंने भी हम अपनी हाइपोथेसिस में यही दिया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट आपस में भाई भाई मिल गए, इन्होंने सेल थ्योरी दे दी, ठीक है। जो जो अपने बारे में बताया उन्होंने, बोटानिस्ट साहब ने बताया कि प्लांट अलग अलग सेल से बने होते हैं जो आगे को टिश्यू बनाते हैं। श्वान साहब ने बताया कि एनिमल सेल्स की जो आउटर लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और उन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट का जो यूनिक कैरेक्टर है वो सेल वॉल है ना। तो इन भाई साहब ने दोनों ने मिलकर अपनी सेल थ्योरी दे दी। पर इन्होंने अपनी सेल थ्योरी दे तो दी, लेकिन इन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को इन्होंने उस टाइम पे डिस्कस नहीं किया। क्या नहीं किया? देखो, ठीक है, सेल से बने हुए हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी सेल्स है या नई सेल्स है उनके बारे में उन्होंने इतना अच्छे से जानकारी नहीं दी थी, ठीक है। उन्होंने यही नहीं बताया था कि जो हमारी नई सेल्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, न्यू सेल्स हमारी कैसे अराइज हो रही है ना। तो उन्होंने ये कंसेप्ट नहीं दिया, ये डिमेरिट था इनकी सेल थ्योरी का, ठीक है। तो ड्रॉबैक में क्या है, डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने बताया नहीं कि कैसे आपकी न्यू सेल्स होती है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है। फिर हमारे एक नए साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को, ठीक है।
अगर स्पेलिंग बोलने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा तो आई एम सॉरी, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँ कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। तो रिडोल्फ विर्को आए, उन्होंने एक टर्म दी 1855 में। क्या टर्म दी उन्होंने? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। उन्होंने बोला कि इसका टर्म का क्या मतलब है? न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स आती है हमारी, अराइज होती है, वो पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारी आती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल आपस में डिवाइड हुई, तो सेल ने दो अपने हिस्से बना दिए, फिर आगे हुई दो अलग अलग हिस्से में आपकी टूट गई, है ना। तो ये जो हमारी सेल डिवाइड हुई है, ये हमारी पुरानी सेल्स होगी, और ये पुरानी सेल्स होगी ओल्ड सेल्स, और ये नई सेल्स आई है, न्यू सेल्स आ गई। तो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होगी है, जो पहले एग्जिस्ट करती थी, और ये हमारी ये दो दो जो नई सेल्स बनी है, न्यू सेल्स बनी है, ये हमारी न्यू एग्जिस्टिंग सेल्स आ गई जो नई है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने यही तो पढ़ा है कि जो न्यू सेल्स होती है, अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो नई सेल्स आती है वो पुरानी सेल से ही अराइज होती है। ठीक है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यही उन्होंने हमारा ये दिया। ठीक है, तो फिर इन्होंने भी इनके साथ सहयोग किया। इन्होंने कहा देखो जूलॉजिस्ट साहब, देखो बॉटनी साहब, आपकी सेल थ्योरी ठीक है, लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा सबने, चलो ठीक है, अब ये एक्सप्लेन भी हो गया, तो जो हम फाइनल सेल थ्योरी देंगे, जो फाइनल जो हम कंक्लूजन पाए हैं, वो न्यू सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहलाती है, फिर हम उसमें अपनी क्या पॉइंट्स डालेंगे। तो उन्होंने फिर अपने दो पॉइंट्स डाले हैं। पहला पॉइंट ये डाला है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारी सारी सेल्स अराइज होती है वो पुरानी सेल्स से बन के आती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट डाला उन्होंने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सारे वो सेल्स कंपोज्ड किससे होते हैं? सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो हमने इस में क्या पढ़ा? हमने डिस्कवरी पढ़ी। क्या पढ़ी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में नॉन लिविंग सेल डिस्कवर्ड की। एंटोन वोन ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर की थी। हमारे ये वाले बोटानिस्ट साहब थे, इन्होंने प्लांट के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि प्लांट अलग अलग सेल्स से बने होते हैं जो आगे को टिश्यू बनाते हैं। श्वान साहब ने बताया हमारा प्लांट सेल्स के पास हमारा अलग फ्यूचर है, जिसको हम सेल वॉल बोल देते हैं। एनिमल सेल्स की जो बाहर की लेयर है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उन्होंने ऐसे ही अपने श्वान साहब ने हाइपोथेसिस दी। उन्होंने बताया कि जो बॉडीज होती है प्लांट और एनिमल की, वो सेल होती कंपोज्ड होती है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, पर वो वो पता नहीं कर पाए कि कैसे न्यू सेल्स अराइज होती है। फिर हमारे यूडोफ साहब आए, उन्होंने बताया कि नई सेल्स अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। फिर उन सब ने मिलकर एक फाइनल मॉडर्न सेल थ्योरी दी। फाइनल मॉडर्न सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट हैं। पहला है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दूसरा है हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो हमारे यहाँ डिस्कवरी भी हमारी खत्म हो गई। अब आपको मैं सेल्स का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सेल्स का, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ऑफ सेल हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू सेल्स का क्या है, एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे कि आपका एक सेल है, ठीक है, ये आपका एक सेल है ना। अब सेल का ओवरव्यू देखते हैं। अब जैसे ये आपका सेल है, तो जो सेल की बाहर की जो आउटर लेयर होती है आपकी, जैसे ये लेयर है आपकी, है ना, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर है। ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। लिपिड बाइलेयर क्या है?
वो हम आगे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं सेल्स का। ये लिपिड बाइलेयर है, ये सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है, मैं आगे को समझाऊंगा। जैसे आपके ये सेल्स है, बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स है, तो ऐसे नहीं कि आपके सारे मटेरियल, सारे सोल्यूट आपके डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से पास होते पूरे सेल्स के अंदर चले जाएंगे। सिर्फ कुछ ही चीज़ें आपके अंदर जा पाती है सेल्स के अंदर, जो वो अलाउ करता है। क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है। ये सिलेक्टिवली परमेबल है, ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ आएगी सेल्स के अंदर डायरेक्ट चली जाएगी, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने की परमिशन देगा। दैट्स वाई उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल बोल देते हैं। ठीक है, अब बीच में हमारा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या हमारे अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ये सब टर्म आपने 9th में पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये अभी मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी न्यूक्लियस है। सो पहला हमने किसके बारे में बात करी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेकंड बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि हमारा ब्रेन है ना, हमारा जो भी हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें, ज़्यादातर ही चीज़ें सारा कौन रेगुलेट करता है? हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है ना। उसी वे में जो सेल्स की चीज़ें हैं कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस रेगुलेट करता है, इसलिए उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए और। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल्स के अंदर हमारा ये फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस एक नॉर्मल 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से डील कर रखा होगा सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, और ये सभी को आता है, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो, चाहे वो आईसीएसई का बच्चा हो। बट फिर भी कि मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम आगे को सेल्स के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर की अच्छे से स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा आपका टॉपिक है, साइटोप्लाज्म का आपको इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक दे रखा है, न्यूक्लियस का दे रखा है, तो हर चीज़ के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सेल का। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। फ्लूइड मैट्रिक्स, जितना भी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है सेल्स में, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन सेल। अब देखो, साइटोप्लाज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। वैसे कि सेल में तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना हमारे, है ना, वो सारे हमें सेल्स के अंदर होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे सेल्स के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म एरिया में। ठीक है, जो भी आपका साइटोप्लाज्म एरिया है, इसमें सारे केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे। इसलिए साइटोप्लाज्म को क्या बोलते थे? मेन एरिना। इट इज़ अ मेन एरिना, एरिना बोलते थे एरिया को, इट इज़ अ मेन एरिया। ठीक है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होगी वो साइटोप्लाज्म में ही होगी। ठीक है, इट इज़ अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी सेलुलर की एक्टिविटीज होगी वो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होगी। सारी एक्टिविटीज़ क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शंस होगी वो इसी के अंदर होंगे। ठीक है, जब उनके अंदर रिएक्शंस होगी, सब चीज़ें होगी, तो वो एक मेन पार्ट बन जाता है, मेन एरिया बन जाता है। और इसी की वजह से सेल को हम लिविंग और नॉन लिविंग की क्लासीफाई में, लिविंग और नॉन लिविंग के उसमें बांट सकते हैं हम। ठीक है, दो कैटेगरी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेलुलर एक्टिविटीज़ होगी, सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, तभी हम सेल्स को लिविंग बोलेंगे, है ना। नॉन लिविंग सेल्स में तो कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है
है ना। तो लिविंग सेल्स में क्या है, लिविंग सेल्स में आपके सारे केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे। तो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन सेल, ऑल केमिकल रिएक्शंस, सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो अकर होते हैं यहाँ। इसी की वजह से सेल को हम लिविंग स्टेट में बोल देते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से सेल्स को हम लिविंग स्टेट में बोल देते हैं। तो सेल को लिविंग किसी वजह से बोल देते हैं, ड्यू टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें जैसे हमारे सेल्स है ना, तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। मैं अभी इनके किसी भी स्ट्रक्चर का पूरा प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ किसी भी ऑर्गेनेलिस का, बस आपको एक सही से समझा रहा हूँ। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के अंदर, जिनको हम सेल, फोर्थ पार्ट आ गया हमारा, सेल ऑर्गेनेलिस बोल देते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो परफॉर्म करते हैं अपना अपने फंक्शन। अब कौन कौन से भी स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हम आगे वो डील करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है सेल्स का। क्या ओवरव्यू दिया है आपको सेल्स का, कि सेल्स है क्या। सेल की जो बाहर की लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अब देखो, मैंने बताया था कि एनिमल सेल्स के में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन हमने एक चीज़ वो डिस्कस की थी, प्लांट सेल्स के पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलावा भी एक और मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, ठीक है, तो फिफ्थ आ गया हमारे सेल वॉल। ठीक है, और ये सेल वॉल क्या होती है, ये सिर्फ इन प्लांट्स ओनली, प्लांट्स में मिलती है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में मिलती है, बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, पर सेल वॉल हमारी सिर्फ प्लांट में मिलती है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती, प्लांट में ही मिलती है। ठीक है, ये रिजिड लेयर है और ये नॉन लिविंग है, सेल वॉल को हम नॉन लिविंग बोल देते हैं। ये नॉन लिविंग लेयर है हमारी आउटर वाली। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको सेल का कि सेल है क्या। ठीक है, सो नीचे का आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज का। सेल्स में सारी केमिकल रिएक्शंस अकर होती है, तभी सेल को लिविंग स्टेट में बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो सेल शेप एंड साइज। देखो हमारी बॉडी है सपोज, या किसी की भी बॉडी है, तो ऐसे नहीं कि सेल का एक ही शेप है, एक ही साइज है। सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप है, अलग अलग साइज है सेल का। अब आप बोलोगे कि सेल का साइज और सेल का शेप अलग अलग क्यों है। देखो, हमारी बॉडी में सेल्स है इतने सारे, ठीक है, हमारी बॉडी में कितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, है ना। हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जैसे जैसे फंक्शन है उसी हिसाब के हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर, सेल का शेप और सेल का साइज है ना। जैसे जैसे फंक्शन है उसी हिसाब से उसी जगह जिस चीज़ की जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ चीज़। देखो, कोई चीज़ है आपको, है ना, आपको वहाँ 2 पेन की ज़रूरत है, लेकिन आपको वहाँ ब्लू पेन की ज़रूरत है। अगर आपको ब्लैक पेन दे दिया होगा, क्या आपका काम चलेगा, नहीं चलेगा, आपको ब्लू की ज़रूरत है। उसी वे में हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, तो जहाँ जैसा उसका फंक्शन है तो उसी हिसाब से हमारे सेल्स का शेप और साइज है ना। अगर उसमें फंक्शन में कोई सर्कुलर टाइप की शेल की नीड होगी तो वहाँ सर्कुलर शेल ही होगी। अगर कोई लंबी सेल्स होगी, उसका शेप अलग होगा, ब्रांच टाइप में होगा, लॉन्ग होगा, फंक्शन में ज़रूरत होगी तो वहाँ उसी टाइप की सेल्स मिलेगी, उसी शेप की, है ना। तो शेल का जो शेप एंड साइज होता है वो वेरी करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन पर जो भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊँ, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाई कॉनकेव है इसका शेप। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड लाइक स्ट्रक्चर है ना। नर्व सेल, जो हमारी नर्व सेल है
वो ब्रांच्ड है और लॉन्ग है, लंबी सेल्स है। तो देखो सबका शेप एंड साइज अलग है। कोलुमिनार एपिथेलियल सेल्स है वो लॉन्ग और नैरो है, ठीक है, लंबी और नैरो है। तो सबका शेप और साइज अलग अलग है, वो कुछ भी हो सकती है। दे कैन बी डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलिमिनार हो सकती है, कुबाइडल हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है और इवन इरेगुलर भी हो सकती है। तो कोई सेल का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं है ना। सेल का शेप एंड साइज वेरी करता है। इसमें आपके कुछ वो दे रखे हैं, टर्म्स दे रखे हैं कि क्या क्या है, लेंथ क्या है, वो सब हम लिख रखा है, वन बाय वन देखेंगे आपको। जैसे इसमें माइकोप्लाज्मा का दे रखा है 0.3 ऐसे करके लेंथ दे रखी है ना। ये सब दे रखा है आपका, क्या क्या लेंथ है, क्या क्या कितनी कितनी लेंथ है, माइक्रोमीटर एंड वोल्यूमेंस, ठीक है, ये सब आपका दे रखा है इसमें। तो ये आप देख लेंगे। इसमें माइक्रोप्लाज्मा का दे रखा है, बैक्टीरिया का दे रखा है, आरबीसी का दे रखा है, ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया का दे रखा है। एक बात आप ध्यान रखना, माइक्रोप्लाज्मा को 0.3 बोल रखा है इन्होंने, है ना, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स बोल देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में पीपीएलओ को 0.1 दे रखा है, राइट।